साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो पूरे महाराष्ट्र को जिन तारीखों का इंतजार था उसका ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने झारखंड के साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का अनाउंसमेंट कर दिया है। महाराष्ट्र में एक फेज में वोटिंग होगी, 20 नवंबर को होगी और 3 दिन बाद यानी कि 23 नवंबर को रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो पूरा समीकरण भी आपको दिखाते हैं, चुनाव आयोग द्वारा जारी पूरी डिटेल भी आपको दिखाते हैं। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, महायुति की या फिर महाविकास अघाड़ी की? कमेंट जरूर करें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर की दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया। तो महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 36 जिलों में वोटिंग होगी, सिंगल फेज में वोटिंग की जाएगी। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 234 सीटें जनरल कैटेगरी की है, 29 सीटें एससी कैटेगरी की और 25 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए निश्चित की गई है। वहीं यहाँ पर आपको वोटर्स की संख्या बता दें तो महाराष्ट्र में 9 करोड़ 63 लाख वोटर्स है, जिनमें से 4 करोड़ 66 लाख महिला वोटर्स है, वहीं 4 करोड़ 57 लाख पुरुष वोटर्स है। यहाँ पर आपको बता दें जो पहली बार वोटिंग करेंगे यानी कि वो युवा वोटर्स जिनका पहली बार वोटर आईडी बना है, पहली बार वोटिंग करेंगे, उनकी संख्या 20,93,000 है। वहीं युवा वोटर्स की बात करें जिनकी उम्र 20 से 29 साल है वो 1 करोड़ 85 लाख है और महाराष्ट्र में 3,67,000 दिव्यांग वोटर्स भी है। यहाँ आपको बता दें महाराष्ट्र में बुजुर्ग वोटर्स की संख्या 1,14,000 मानी गई है। यानी कि अब महाराष्ट्र पूरी तरह से तैयार है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होगी, 288 सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी। चुनाव आयोग ने नामांकन के लिए क्या डेट दी है ये भी सुन लीजिए। तो चुनाव आयोग ने 22 से 29 अक्टूबर का समय नामांकन के लिए यानी कि नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए रखा है। नामांकन की जांच 30 अक्टूबर को की जाएगी और 4 नवंबर को नाम वापसी की जा सकती है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। यानी कि अब महाराष्ट्र का इंतजार खत्म हो गया है। 20 नवंबर को पूरा महाराष्ट्र नई सरकार के लिए मतदान करने जाएगा। यहाँ पर फिलहाल क्या चल रहा है, फिलहाल क्या राजनीतिक समीकरण है ये भी देख लीजिए। तो महाराष्ट्र विधानसभा में फिलहाल महायुति की सरकार है जिनके पास कुल 201 सीटें हैं। बीजेपी के पास 103, शिवसेना के पास 37, एनसीपी के पास 39, वहीं छोटे दल के पास 9 और निर्दलीय 13 शामिल हैं। और सबसे बड़े विपक्षी गठबंधन की यानी कि महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी के पास इस वक्त 67 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के पास 37 है, शिवसेना यूबीटी के पास 37 है, एनसीपी एसपी के पास 13, शेकाप के पास 1 और 1 स्वतंत्र पार्टी के पास है। तो लोकसभा 2024 के हिसाब से कौन सी पार्टी विधानसभा में आगे है तो ये भी जान लीजिए। कांग्रेस 63, शिवसेना यूबीटी 57, एनसीपी एसपी 33, वहीं बीजेपी 79, शिवसेना शिंदे 40, एनसीपी एपी 6 और राष्ट्रीय समाज 1 पर है। महाराष्ट्र में महायुति यानी कि शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार गुट की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी और 6 बड़ी पार्टियों के बीच बंटने वाले वोट को साधना इस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी भी काफी आगे नजर आ रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के हिसाब से बीजेपी 60 सीटों के आसपास सिमट जाएगी। वहीं विपक्षी गठबंधन के एक सर्वे में राज्य की 288 सीटों पर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी को 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बीजेपी के लिए मराठा आंदोलन सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी में तोड़फोड़ के बाद यानी कि बंटवारे के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ लोगों की सिंपैथी नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है 20 नवम्बर को महाराष्ट्र किसका साथ देगा? 23 नवंबर को किसके हक में फैसला आएगा? क्या महायुति एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर महाराष्ट्र की जनता बदलाव के लिए एमवीए को चुनेगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने ठाकरे परिवार से स्मिता ठाकरे को महाराष्ट्र फिल्म डिवीजन पॉलिसी का चेयरमैन नियुक्त करके हर किसी को हैरान कर दिया। शिंदे का ये राजनीतिक दाव विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा की दो बड़ी वजह है। पहली वजह स्मिता ठाकरे का परिवार से पुराना जुड़ाव और चर्चा की दूसरी वजह लंबे वक्त बाद स्मिता ठाकरे की सार्वजनिक जीवन में अचानक से एंट्री होना। हालांकि इस पूरी कवायद में सवाल उठ रहा है कि क्या स्मिता के जरिए एकनाथ शिंदे मुंबई की सियासत में संजीवनी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले आपको बताते हैं कि आखिर स्मिता ठाकरे है कौन। तो बाला साहब ठाकरे के 3 बेटे हैं। सबसे बड़े बिंदु माधव, उसके बाद जयदेव और उसके बाद उद्धव ठाकरे। स्मिता बीच वाले बेटे जयदेव ठाकरे की पत्नी रही है। जयदेव ठाकरे और स्मिता के 2 बच्चे भी हैं। जयदेव ने 2004 में स्मिता को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। हालांकि कहा जाता है कि स्मिता ठाकरे बाला साहब ठाकरे की सबसे पसंदीदा बहू थी और बेटे जयदेव के तलाक के फैसले से बाला साहब ठाकरे अपने बेटे से जीवन भर नाराज रहे थे। आखिरी सांस तक नाराज रहे थे। जयदेव से तलाक के बाद स्मिता फिल्म इंडस्ट्री में चली गई। 2009 में स्मिता ने कांग्रेस में जाने की बात कही थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया और इसके बाद 2024 में अचानक से स्मिता ठाकरे की एंट्री शिंदे गुट में हो गई है, जो कि ठाकरे परिवार के लिए बड़ा झटका है। यहाँ आपको बता दें कि स्मिता कभी शिवसेना का पावर सेंटर थी, क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे की फेवरेट बहू थी। इसीलिए बाला साहब ठाकरे ने उन्हें पार्टी की काफी जिम्मेदारी दे रखी थी। 1995 से लेकर 2005 तक शिवसेना के भीतर स्मिता ठाकरे को पावर सेंटर माना जाता था। कहा जाता है कि स्मिता के कहने पर ही बाला साहब ठाकरे ने मनोहर जोशी की जगह नारायण राणे को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी। यानी कि स्मिता ठाकरे की राजनीतिक सोच समझ से बाला साहब ठाकरे भी इम्प्रेस थे। एक इंटरव्यू में स्मिता के पूर्व पति जयदेव ठाकरे ने खुद कहा था कि 2004 में स्मिता से मेरा तलाक हुआ था, लेकिन स्मिता फिर भी मातोश्री आती थी। जयदेव के मुताबिक स्मिता बाला साहब ठाकरे से काम के सिलसिले में मिलती रहती थी। बाला साहब ठाकरे ने उन्हें मातोश्री में आने की पूरी अनुमति दे रखी थी। वो कभी भी आ सकती थी, कभी भी जा सकती थी। हालांकि उद्धव ठाकरे के शिवसेना में आने के बाद स्मिता का मातोश्री में आना जाना कम हो गया था। उद्धव की वजह से उनका राजनीतिक कैनवास भी सिमट गया। स्मिता इसके बाद से ही राजनीतिक नेपथ्य में चली गई। हालांकि पहले ये कहा जाता था कि बाला साहब ठाकरे स्मिता को ही शिवसेना की कमान संभाल कर जाएंगे, लेकिन फिर अचानक से बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के हवाले कर दिया। तो स्मिता के जरिए एकनाथ शिंदे क्या क्या साधना चाहते हैं, क्या क्या चीजें हासिल करना चाहते हैं, वो भी समझ लीजिए। तो शिंदे की पहली कोशिश ठाकरे की विरासत पर है। शिवसेना में बगावत के बाद एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी के साथ साथ पार्टी की कमान भी मिल गई। शिंदे अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, साथ ही शिवसेना के प्रमुख है। शिवसेना की तीर कमान भी उन्हीं के पास है। शिंदे की कोशिश अब ठाकरे की विरासत को भी साधने की है। शुरू में उन्होंने इसके लिए राज ठाकरे से संपर्क किया, लेकिन राज की डिमांड काफी ज्यादा थी। शिंदे अभी उस स्थिति में नहीं है कि राज को अपने पास रख सके। ऐसे में कहा जा रहा है कि स्मिता के जरिए एकनाथ शिंदे ठाकरे की विरासत को भी जोड़ने की कवायद कर रहे हैं। दूसरी शिंदे की कोशिश है मुंबई में परफॉर्मेंस सुधारने की रणनीति। तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भले ही लोकसभा में 7 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन उसे मुंबई की सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिल पाई, वो भी 48 वोटों के बेहद कम मार्जिन से। शिंदे को मुंबई की 2 सीटों पर करारी हार का सामना भी करना पड़ा। मुंबई और मुंबई सब अर्बन में विधानसभा की 36 सीटें हैं। शिवसेना के लिए ये सीटें हमेशा अहम रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि स्मिता को जोड़कर शिंदे अपनी इस परफॉर्मेंस को सुधारने की कोशिश में हैं। वहीं तीसरी सबसे बड़ी कोशिश है गद्दारी टैग से छुटकारा पाने की। जी हाँ, शिवसेना में बगावत के बाद उद्धव ठाकरे खुद एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों पर गद्दारी के आरोप लगाते रहे हैं। उद्धव गुट का पूरा कैंपेन ही इसी पर आधारित है। शिंदे स्मिता के जरिए ये बताने की कोशिश करना चाहते हैं कि शिवसेना में बगावत उन्होंने मजबूरी में की थी। एक इंटरव्यू में स्मिता ने भी कांग्रेस और शरद पवार के साथ जाने पर उद्धव को निशाने पर लिया था। तो कुल मिलाकर फिलहाल तो एकनाथ शिंदे ने स्मिता ठाकरे को महाराष्ट्र फिल्म डिवीजन पॉलिसी का चेयरमैन बना दिया है और इस खबर के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के घर में घमासान मचना तय है। तो क्या आपको लगता है कि स्मिता ठाकरे के जरिए एकनाथ शिंदे अपनी ये तीनों रणनीति पूरी कर पाएंगे? क्या शिवसेना की विरासत पर कब्जा कर पाएंगे, मुंबई में परफॉर्मेंस सुधार पाएंगे और क्या गद्दारी के टैग से छुटकारा स्मिता ठाकरे एकनाथ शिंदे को दिलवा पाएगी? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को भी शेयर करें।